हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ के बारे में, यानी जेनेटिक मटेरियल। तो आनुवांशिक पदार्थ समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता है ना कि जितने भी जीव होते हैं उनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मेल होते हैं उनमें मेल सेक्स सेल्स और जो फीमेल होते हैं उनमें फीमेल सेक्स सेल्स, ये प्रजनन के लिए होती हैं सेल्स। जो मेल सेक्स सेल्स होती हैं यानी नर लिंग कोशिकाएं होती हैं, इनसे नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गैमीट बनता है। और इसी तरह जो मादा लिंग कोशिकाएं होती हैं इनसे फीमेल गैमीट बनता है। इन दोनों का संयुग्मन होता है और संयुग्मन के परिणाम स्वरूप यानी कंजुगेशन होता है, और कंजुगेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है यानी युग्मनज बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। इनके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज ही विकसित होता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, मतलब भ्रूण का विकास करता है, और इस तरह से नई संतति कोशिका यानी डॉटर सेल बन जाती है। इस तरह से संयुग्मन के पश्चात जो नई सेल बनी पैतृक कोशिकाओं से, पैतृक लिंग कोशिकाओं से, तो इसको हम कोशिका का विभेदीकरण कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन से ही आनुवंशिक लक्षण संततियों में पहुंचते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? पहले भी बताया गया था मेंडल के नियमों में कि वह लक्षण जो माता पिता से उनकी संततियों में पहुंचते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। अब वह घटक जो इन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं उन्हें आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण हैं ये माता पिता से उनकी संततियों में पहुंचते हैं सेल विभेदीकरण के द्वारा। लेकिन अब कोई एक घटक, कोई एक मीडियम होना चाहिए जिसके माध्यम से ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकें, तो वो मीडियम होता है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ जो मानव होता है उनमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ही आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेल डिफरेंशिएशन के पश्चात पहुंच पाते हैं। तो अब बात आती है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज, वैसे तो बहुत सारे इसमें मत हैं लेकिन हम जनरली उस मोटा जान लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने, लेकिन इन्होंने जब खोज की तो इन्हें नहीं पता था कि वो वास्तव में न्यूक्लिक अम्ल ही है। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब जिस न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था उसका नामकरण अल्टमान ने किया, मतलब अल्टमान ने बताया कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के संबंध में। कोसेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जब हम न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर हमें प्यूरीन और पिरिमिडीन प्राप्त होते हैं। प्यूरीन और पिरिमिडीन क्या है, हम डीएनए की संरचना में विस्तार से समझेंगे। हालांकि बता दें कि ये क्षार होते हैं, बेस, ठीक है। ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं डीएनए में, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब इससे पहले शायद पता नहीं था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ ने बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी ये न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित है। वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉटसन और क्रिक का मॉडल, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हम इसके बारे में आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जाना हम लोगों ने कि वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ कह लो या न्यूक्लिक अम्ल कह लो, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड या आनुवंशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम सबसे पहले डीएनए का विस्तृत अध्ययन करेंगे। डीएनए क्या है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। एक होता है एकलक और एक होता है बहुलक। इस तरह से अगर एक लाइन कुछ हो एकलक कह सकते हैं, अगर इस तरह से हो तो इसे हम बहुलक कहेंगे, मतलब श्रृंखला बन जाए, है ना, श्रृंखला बन जाए तो वो बहुलक कहा जाएगा। तो इसी तरह से जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। बहुलक का मतलब बहुत सारे, पॉलीमर, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पॉलीमर, यानी
बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, संगठित होंगे, तो डीएनए का निर्माण होगा। और इसीलिए चूँकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, इस न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन के अणुओं से भी अधिक बड़े होते हैं। बने कैसे होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड का एक अणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक पेंटोज शर्करा, एक फास्फोरिक अम्ल और एक क्षार। इन तीनों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब एक पेंटोज शर्करा, एक फास्फोरिक एसिड का अणु और एक क्षारक, जब ये तीनों मिलेंगे, तीनों के एक एक अणु मिलेंगे, तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। आप फिर से समझिएगा, पेंटोज शर्करा का एक अणु, फास्फोरिक एसिड का एक अणु और क्षारक का एक अणु, जब तीनों के एक एक अणु मिलेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो डीएनए का निर्माण होगा। अब हम अगली वीडियो में न्यूक्लियोटाइड के बारे में, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक एसिड और क्षारक, इन सब का स्वरूप कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे और डीएनए को और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।